अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। यकीनन पाकिस्तान के अंदर जहां इंतखाबी माहौल में गर्मी आती जा रही है, वहीं मुख्तलिफ सियासी जमातें असल रूप में सामने भी आती जा रही हैं। कोई इत्तेहाद की बात करता है, कोई इत्तेहाद तोड़ने की बात करता है, कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी के साथ मैदान में उतरता नजर आता है और कोई अपने दुश्मन से दोस्ती का हाथ बढ़ाता हुआ नजर आता है। इस इंतखाब में यकीनन हम बहुत सी चीज़ें और बहुत से चेहरे और बहुत सी सियासी जमातों के बयानिए तब्दील होते देखेंगे, लेकिन कुछ जमातें ऐसी हैं जिनको यकीनन मेन स्ट्रीम के अंदर रहते हुए भी वो जगह नहीं दी जाती या वो हुकूक नहीं दिए जाते जिसकी वो तलबगार होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के हवाले से जो कोर इशूज़ हैं उनके ऊपर उनका एक अपना नैरेटिव होता है और उस नैरेटिव के ऊपर वो खड़े भी नज़र आते हैं। अगर हम इस इलेक्शन के बारे में बात करें तो जो नई मरदमशुमारी थी उसके ऊपर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए थे, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने वो स्टांस नहीं लिया था जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने लिया था। और दिलचस्प बात यह है कि उस नैरेटिव को वो जीतने में कामयाब भी हुए। ये अलग बात है कि उनका जो माजी रहा है उसके ऊपर तनकीद की जाती रही है, लेकिन जो कोर इशूज़ थे उनके ऊपर उनका स्टांस हमेशा से बिल्कुल दुरुस्त रहा। और शायद यही वजह है कि जब उस मरदमशुमारी के जो आदाद शुमार थे, जब उनको रिकन्सिडर किया गया तो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त करार पाए। फिर PDM के इत्तेहाद में शामिल होने के बाद भी हमने देखा कि बहुत से इशूज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन सिर्फ पाकिस्तान के मफाद के लिए ली गई और 16 माह का ये अरसा गुजारा गया। अब यकीनन जहां अगले इंतखाबात से पहले अलाइंसेस की बात हो रही है, उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी उन चंद पॉलिटिकल पार्टीज़ में शामिल होगी जो कि एक तरह से गेम चेंजर हो सकती हैं। उनकी सियासत क्या हो सकती है, उनके अलाइंसेस क्या हो सकते हैं और उनकी दोस्ती कहाँ टूट सकती है। और यकीनन मुस्तफ़ा कमाल साहब और फारूक सत्तार साहब की री एंट्री के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर तफसीलन बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए MQM के वो सीनियर रहनुमा जो कि रोज़े MQM का हिस्सा रहे हैं, न सिर्फ ये कि उनका मीडिया देखते रहे बल्कि पिछले दौरे हुकूमत में सीनियर वफाकी वजीर भी रहे हैं और MQM की जो कोर स्टांस है उसके ऊपर हमेशा बड़े बेबाक तबसरे और तज्जिए भी करते रहे और उसके साथ उसके हवाले से आवाज़ भी उठाते रहे। अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन साहब, पहले सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर ये फरमाइएगा कि MQM को हमेशा साइडलाइन भी करने की कोशिश की जाती है और जब मुश्किल आती है तो फिर उसको लाइमलाइट में लाने की भी कोशिश की जाती है। ये जो 16 माह का तजुर्बा रहा MQM का PDM हुकूमत में, सर वो कैसा रहा? इट वॉज इंटरेस्टिंग, वेरी वंडरफुल। लेकिन MQM का असूली फैसला था। MQM का असूली फैसला क्या था? हम मेरा ख्याल है कि 25 जुलाई 2018 को जब इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो जो तरीक़ेकार अपनाया गया, MQM को बाहर रखा गया, लेकिन इसके बावजूद MQM की 7 सीटें उन 170 सीटों पे भारी थी, क्योंकि उसके बगैर हुकूमत किसी की भी नहीं बन सकती थी। और यही वजह थी कि MQM उस वक्त भी कोलिशन पार्टनर बनी। लेकिन जब हमें महसूस हुआ कि चीज़ें अपनी जगह पे नहीं चल रही हैं तो डेफिनेटली तब्दीली आई और तब्दीली में हम PDM की हुकूमत का हिस्सा बने। लेकिन हम क्या था, हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ माहिदा किया, जिनकी रोशनी में किया, तमाम TV चैनल के सामने बैठ के गया। गालिबन 30 मार्च दोपहर के 2 बजे का वक्त था। अब मैं समझता हूँ उसके अंदर MQM ने वज़ीरात मशीर या गवर्नरशिप की बात नहीं की थी, बल्कि मसाइल की बात की थी। और उन्हीं मसले को लेकर मेरा ख्याल है पिछले 16 महीने जो हम हुकूमत में हिस्सा रहे उसके ऊपर आवाज़ बुलंद करते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या था? 2 बड़े इंपॉर्टेंट इशू थे मेरा ख्याल, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम और डिजिटल सेंसस की बात करना। मैं समझता हूँ कि MQM की बड़ी कामयाबियों में से एक बड़ी ये भी कामयाबी है कि पिछली हुकूमत को हमने कायल करने में कामयाब रहे कि आप डिजिटल सेंसस का इनेकाद कराया जाए, और मौजूदा हुकूमत को भी हमने मेक श्योर किया कि सेंसस के मामला पर किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए। और MQM की कोशिशों पाकिस्तान की तारीख उठा के देखेंगे, कभी 10 साल के बाद, कभी 17 साल के बाद और कभी 18 साल के बाद सेंसस कराया गया। लेकिन MQM की कोशिशों के बदौलत 5 साल के अंदर सेंसस का इनेकाद हुआ। अच्छी बात क्या थी कि MQM ने एक प्रिंसिपल स्टैंड था। प्रिंसिपल स्टैंड क्या था कि सेंसस का पहले बाकायदा ऐलान किया जाए। पूरा पाकिस्तान ने देखा कि जब 98% कराची का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया तो कराची की आबादी सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख थी। लेकिन MQM की कोशिशों, काविशों और जिसे कहते हैं कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात और मुख्तलिफ जिसे कहते हैं फोरम पे आवाज़ उठाने की बदौलत कराची की 73 लाख या 7.3 मिलियन आबादी का इजाफा कराया गया और तकरीबन 2 करोड़ 4 लाख की आबादी शो हुई। अच्छी बात क्या थी कि कराची में कौमी असम्बली की 1 सीट बढ़ गई। अच्छी बात यह थी कि सूबा असम्बली की 1 नहीं बल्कि 3 सीटों का इजाफा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूं सर माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन देखिए अभी
हल्का बंदियों के हवाले से कुछ दिन पहले फाफिन ने एक रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि जी ये हल्का बंदियां ही ठीक नहीं हुई, कहीं पे 2 लाख का हल्का है, कहीं पे 9 लाख लोगों का हल्का है। तो आपके ख्याल में जो हल्का बंदियां भी इलेक्शन कमीशन ने की हैं, क्या वो दुरुस्त पैमाने पर की गई हैं? हाँ, देखिए मैं समझता हूँ कि हल्का बंदियों के हवाले से तो एमक्यूएम का एतराज़ रहा है। असना, आप तो पिछले कई सालों से एक बेहतरीन एंकर के तौर पे शुमार होती हैं। लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होने जा रहा था इसी शहर कराची के अंदर, सूबे सिंध के अंदर, तो क्या था, इसी उस वक्त के सूबाई हुकूमत ने क्या किया था कि 25,000 के ऊपर एक यूसी चेयरमैन था और 90,000 पे एक यूसी चेयरमैन था। हमने कहा था कि जब ये मेयर का इलेक्शन होगा तो मेरा 90,000 पे एक यूसी चेयरमैन बनेगा, पीपल्स पार्टी का 25,000 पे 4 यूसी चेयरमैन बन जाएगा। तो ये मेरिट के खिलाफ था। अभी भी एमक्यूएम क्या कहती है कि यस, होना क्या चाहिए कि जो 9,13,000 या 12,000 का फिगर उसके आसपास होना चाहिए। 10% मार्जिन मेरा ख्याल है प्लस माइनस में हर जगह पे गुंजाइश है कानून के मुताबिक। और अभी जो मैं समझता हूँ हल्का बंदियाँ की गई हैं, डिलिमिटेशन की जो की गई है, मैं समझता हूँ कदरे बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद जहाँ जहाँ पर रिजर्वेशन है, यस एमक्यूएम पाकिस्तान को भी इस पर रिजर्वेशन है। एमक्यूएम ने भी मेरा ख्याल है तमाम केसेस स्टडी कर रही है और 1 या 2 दिन के अंदर मेरा ख्याल है हमारी तरफ से भी पिटिशन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ जाएगी। जो कराची के जो मुख्तलिफ हलके थे, मलीर का था या डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का था, इसी तरह हैदराबाद है, मीरपुर खास है, नवाबशाह है, इन तमाम जगहों पर हम पिटिशन दाखिल करने जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि मेरिट के बुनियाद पर बिल्कुल फैसला होना चाहिए। जहां तक फाफिन की रिपोर्ट है, मैं समझता हूं कि फाफिन एक अच्छा इदारा है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन को मॉनिटर करता है, अच्छे लोग हैं। मेरा ख्याल उनके तरफ से अगर चीज़ आई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मामलात को देखेगा और जो चीज़ मेरिट पर होनी चाहिए वो फैसला होना चाहिए। ठीक, अच्छा कुछ इस हवाले से भी बता दें कि अब अगले इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है कि प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है और ये भी वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पर तो फंड्स भी दिए जा रहे हैं, तरक्याती काम भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, इस्लामाबाद में भी हो रहा है, लेकिन सिंध में नहीं हो रहा। दूसरी तरफ एक रिजर्वेशन ये भी है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो अमल है वो भी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की मर्जी से हो रहा है। तो सर इसके ऊपर एमक्यूएम का क्या स्टांस है? देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट नाहिल और बेहस हुकूमत जीती पिछले 15 साल से सिंध में मौजूद थी। 2 अलग चीज़ें हुई हैं। मैं समझता हूँ आज से करीबन 10 दिन या 11 दिन पुरानी बात होगी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन साहब थे हैदराबाद तशरीफ़ ले जाते, फिल्टर प्लांट का ओपनिंग किया। मेरा सवाल ये आपका तवज्जो से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो किस हैसियत में फिल्टर प्लांट को ओपनिंग कर रहे थे। यकीनन मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन नॉर्म की भी खिलाफ वर्जी थी और ये साबित कर रहा था कि उनके पास सिंध के अंदर एज मौजूद है। हमने मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर से भी कि वो तमाम अफसरान जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस अफसरान हैं, उन तमाम लोगों को जो पिछले 12 साल से 13 साल से 15 साल से सिंध में किसी न किसी जगह पे मौजूद है, उनकी पोस्टिंग ख़त्म की जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्या कि सक्कर से निकाला गया तो नवाबशाह में लगा दिया गया, नवाबशाह से निकाला गया मीरपुर खास में लगा दिया गया, मीरपुर खास से निकाला गया कराची में लगा दिया गया। एमक्यूएम क्या मुतालबा करते हैं कि देयर शुड बी एग्जैक्ट लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग एमक्यूएम पाकिस्तान। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी के जो माजरत आपकी बात काट रही हूँ, इसका मतलब ये समझा जाए कि सिंध के अंदर एमक्यूएम के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। यस, हमें बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि जिन अफसरान को लगाया गया है, जिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस अफसरान को लगाया गया है, उनके ऊपर हमारा मुकम्मल एतबार नहीं है। हमारी क्या ख्वाहिश थी कि एक जिसे कहते हैं ईमानदार दयानतदार अफसरान को लगाया जाता जो मेक श्योर करते हैं कि आने वाले इलेक्शन को शफाफ रखा जाएगा और जिसे कहते हैं आज़ादाना मुनसिफाना बनाते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए कि इसी वजह कर मैं समझता हूँ एमक्यूएम के 2 डिफरेंट डेलीगेशन, वन डेलीगेशन हेडेड बाय द फारूक सत्तार, उसने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और दूसरी खालिद भाई की क़यादत में हमने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और अपनी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन सिंध के हवाले से हमने उनके सामने रखी है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा आप ये फरमाइएगा कि थोड़ा सा मैं नून लीग के हवाले से भी पूछ लूँ, आपकी इत्तेहादी रही हैं पीडीएम में, ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से राना साहब ने तो आज कह दिया कि वो हिफाजती ज़मानत लेके वतन वापस आएंगे, लेकिन कानून के सामने किस तरह होंगे, किस तरह पेश होंगे, ये बड़ा इसमें अनक्लैरिटी सी रही थी। दूसरा सर, पिछले कुछ दिनों में उनका बयानिया बहुत बदला, तो बहैसियत पॉलिटिशियन आप क्या समझते हैं कि पहले वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए की बात करते रहे कि बाजवा साहब का भी एहतसाब हो, फिर DGISI के जो हैं उनका भी एहतसाब हो, चीफ जस्टिस का भी हो, अब एकदम उनके सर बयानिए में तब्दीली आई है, वो कह रहे नहीं मईशत के ऊपर बात हो।
आपके ख्याल में पहले गलती पर थे या अब गलती पर हैं? बयानिए का फुकदान है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं? देखिए सना, मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एक बड़ी सियासी पार्टी के बड़े रहनुमा हैं और एमक्यूएम का हमेशा असली मौक़िफ़ रहा। आप इस बात की गवाह होंगी, जब एमक्यूएम पाकिस्तान पिछली हुकूमत के, जिसे कहते हैं खान साहब की हुकूमत में हुकूमत के हिस्सा थी और मैं वफाकी वज़ीर था, तो असम्बली में खड़े होकर उस वक्त भी हमने कहा था कि बीमार शख्स पे सियासत ना कीजिए, बाहर जाने की इजाज़त दीजिए। हमारा एक असली मौक़िफ़ था। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये जो सवाल आपने पूछा है, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो रहनुमा सिर्फ अव्वल के रहनुमा, वो इसके बेहतर तरीके से जवाब देने की पोजीशन में होंगे। ताहम मैं समझता हूँ नहीं कि सर, नवाज मेरा शरीफ को बिल्कुल पाकिस्तान आना चाहिए, बिल्कुल पाकिस्तान। सर मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि आपके ख्याल में जिस तरह पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जी इस वक्त मुज़ाहिमत की सियासत मत करें, इस वक्त वापस आएँ और जो पॉलिटिक्स है उसमें शामिल हो, माजी को छोड़ दें, उसके ऊपर एमक्यूएम का क्या स्टांस है कि क्या मुज़ाहिमत की सियासत होनी चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए? देखिए, एमक्यूएम तो हमेशा अगर सियासत को देखते हैं, पाकिस्तान पॉलिटिक्स को देखते हैं, तो तमाम सियासी पार्टियां पिछले 35 साल को मैं जिक्र कर लेता हूं कि आज के दोस्त कल के दुश्मन, कल के दुश्मन आज के दोस्त रहे हैं और तमाम लोग आपस में एक दूसरे को फिर आगे बढ़ते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुल्क की बेहतरी के लिए और जैसे कि जमहूरी रवायत को कायम और दायम रखने के लिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए, आज़ादी सहाफ़त के लिए और जैसे कहते हैं कि आप ये जो हमारी जुडिशरी है उसमें सियासी मदाखलत को रोकने के लिए तमाम सियासी पार्टी को एकजा होकर एक कोई ना कोई ऐसे मंशूर के साथ आगे बढ़ना होगा जो मेक श्योर करे कि आने वाली हुकूमत या आने वाला जो भी दौर होगा, अगला 5 साल, 10 साल या 15 साल, हमें माशी तौर पे अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए एकजा रहना पड़ेगा। हाँ, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पर होने चाहिए, एक दूसरे से सियासी अखलाफ अपनी जगह पर करें, सियासी जल से जुलूस करते रहें, लेकिन मईशत की बुनियाद पर मेरा ख्याल हम सबों को एक सोच होकर आगे बढ़ना चाहिए। तो अमीन भाई, ये जो आप एक होने की बात कर रहे हैं, इस पे अब ये भी सुनने में आ रहा है कि आप इलेक्शन से पहले अलाइंसेस भी बनाने जा रहे हैं, तो क्या माजी के जो लोग रहे हैं जिनके साथ ओपोनेंट के तौर पर बर्ताव किया गया एमक्यूएम की तरफ से, उनके साथ इत्तेहाद मुमकिन है कि क्या आप करने क्या जा रहे हैं अब अगले इलेक्शन में? देखिए सना, आप कराची के डायनेमिक को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं और अगर एमक्यूएम पाकिस्तान की 35 साल तारीख उठा के देखें, पिछले 35 साल में लगभग सिंध के अंदर कौमी सूबाई असेंबली लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में लगभग 10 के करीब इलेक्शन हो चुके हैं। उन 10 के 10 इलेक्शन में एमक्यूएम पाकिस्तान ने कभी किसी सियासी पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं किया, बल्कि पतंग के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ा और शानदार कामयाबी हासिल की। आज भी एमक्यूएम पाकिस्तान का बिल्कुल यही मौक़िफ़ है कि कराची के शहरी सिंध में मेरा ख्याल एमक्यूएम पाकिस्तान पतंग के निशान पे इलेक्शन लड़ेगी। हाँ, माजी में भी मेरा ख्याल 1988 से लेकर 2018 तक और अब 2023 और 24 में भी यकीनन हम सीट लोकल एडजस्टमेंट ज़रूर करेंगे, माजी में भी करते चले आए हैं। आउटस्कर्ट ऑफ द कराची हो, इंटीरियर सिंध हो, तो हम मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ मेरा ख्याल सीट एडजस्टमेंट बिल्कुल करेंगे। और एक अच्छी बात क्या है कि सिंध के अंदर बिलखसूस इंटीरियर सिंध के अंदर एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट पाया जाता है और इस मौके से फ़ायदा उठाकर मैं समझते GUI बहुत। जी सर, मेरा अर्ज ये था कि जी सर, मेरी अर्ज ये थी कि आप सुनने में आ रहा है कि GUI हो जी GUI है, GDA हो, फंक्शन लीग हो, मैं समझता हूँ आपस में एक दूसरे के अच्छे ताल्लुकात हैं और मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम का वफदी GDA के ऑफिस से जाता रहा और GDA का वफदी एमक्यूएम के ऑफिस आता रहा है। तो मेरा ख्याल है वी हैड अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप बन चुकी है। आने वाले इलेक्शन में हम एक दूसरे के साथ एकोमोडेट करेंगे, सीट एडजस्टमेंट जरूर करेंगे। ठीक, अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट या जमात इस्लामी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट किसी स्टेज के ऊपर आप लोग करने की कोशिश करेंगे? देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान एक लिबरल मॉडरेट प्रोग्रेसिव सियासी पार्टी है, तो उन तमाम मामले जो ऑर्थोडॉक्स है उनके साथ हमारा पिछले 35-40 साल से कभी भी कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ, जहाँ तक आपने दूसरी सियासी पार्टी की बात की, मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम माजी में उनके साथ यकीनन 2018 में हमने एक इलेक्शन जीतने के बाद हमने आपस में अलायंस किया था, हुकूमत के हिस्से ही बने थे। लेकिन एमक्यूएम का असली मौक़िफ़ क्या है कि वो तमाम सियासी पार्टी जो पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ खड़े हैं, वो तमाम सियासी पार्टी जो रियासत के साथ खड़ी हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानी के ख़िलाफ़ हैं, मेरा ख्याल है कि हम उनके साथ चलेंगे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि बज़ाहिर फ़िलहाल हमें PTI के साथ अलायंस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है।
ठीक। सर आखिरी सवाल ये कि आपको क्या लग रहा है एमक्यूएम कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि जो बल्दियाती इंतखाब हुए उसमें तो हैदराबाद से भी मेयरशिप छिन गई और कराची में भी बड़ी टफ टाइम देखा एमक्यूएम ने भी और बाकी जमातों ने भी। तो सर अब अगले इलेक्शन में आप एमक्यूएम को कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं? हमारा टारगेट क्या, हमारा टारगेट ये कि कराची के 22 में से 17 सीटें हर सूरत में जीती जाए। इसी तरह जो 47 सीटें बढ़कर हो गई हैं, इंशाल्लाह ताला 41 और 42 में कराची से हम जीतेंगे। हैदराबाद में मेरा ख्याल है एमक्यूएम का ट्रेंड रहा है कि 1988 से 2018 तमाम सीटें एमक्यूएम पाकिस्तान जीतती चली आई है। तो इंशाल्लाह ताला एक अच्छा, मैं समझता हूँ, रिजल्ट एमक्यूएम का नजर आएगा और वाज़ा कामयाबी पूरे पाकिस्तान अवाम देखेगी। ठीक। अच्छा आखिरी सवाल अमीन भाई वो ये कि देखिए कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि पाकिस्तान से तकरीबन 11 लाख के करीब गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जाएगा, उसमें अफगानियों की भी बड़ी तादाद थी। आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है तो उसके बाद वजीर दाखिला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी उन्होंने तकरीबन यही बात दोहराई है कि 1 नवंबर तक की डेडलाइन है, जो भी गैर मुल्की पाकिस्तान में हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए। सर कराची में आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कितनी बड़ी तादाद में इस किस्म के लोग मौजूद हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो दहशतगर्दी में सहूलतकार हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं, हेल्पर्स हैं। कितना बड़ा ये इनिशिएटिव होगा अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए तो? देखिए, मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान एपेक्स कमेटी के इस फैसले को इंडोर्स करती है और समझती है कि जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के किसी भी इलाका में रह रहे, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, पेशावर हो या कोयटा हो, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनको आइन और कानून के मुताबिक डिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे जराइम में भी इजाफा हो रहा है, इससे दहशतगर्दी में भी इजाफा हो रहा है। और कराची तो क्या है, कराची में स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा होता चला आ रहा है। तो यस, हम एपेक्स कमेटी के इस बात को इंडोर्स करते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। कौमी मूवमेंट, इनका स्टांस क्या है इलेक्शन के हवाले से, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि सब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से दूर किए गए हैं, फिर ये कि सियासी तौर पर जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी के ऊपर आयद किया जा रहा था एमक्यूएम की तरफ से, यकीनन उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद पाकिस्तान की एक और बड़ी जमात के बारे में बात करेंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ नवाज शरीफ साहब, जिनके बारे में आज बड़ा क्लियर राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि उनको पहले हिफाजती ज़मानत दिलवाई जाएगी और उसके बाद उनको पाकिस्तान लाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो हर सूरत में जलसे से खिताब ज़रूर करेंगे जो कि मीनार पाकिस्तान पर होगा। अब देखना यह है कि अदालती तौर पर उनको ये रिलीफ मिलता है या फिर नहीं, लेकिन आखिर वजह क्या है कि उनके सियासी बयानियों में इतनी तब्दीलियाँ आ रही हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से सियासत में देखा यह जा रहा है कि इंतखाबात के हवाले से कोई जमात ये चाहती है कि इंतखाबात में कुछ तातो लाए और किसी जमात की ख्वाहिश है कि इंतखाबात फ़ौरन करवा लिए जाएं। अब देखना यह है कि आया मौसम और हालात इस हवाले से क्या रुख इख्तियार करते हैं, मगर इसमें यह भी बड़ा वाज़ेह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी में जो इबहाम था और ख़ास तौर पर यह कि रियासत उनसे किस तरीके से डील करेगी, यकीनन इस पर अब इबहाम ख़त्म हो चुका है। क्योंकि आज राना साहब ने जो गुफ्तगू की प्रेस से, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर कहा है कि हिफाजती ज़मानत उनकी पहले ली जाएगी और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाया जाएगा। कम अज़ कम ये ज़रूर वाज़े है कि मुस्लिम लीग नून की टोन में जो सख्ती थी वो किसी हद तक हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही है, क्योंकि कुछ अरसे पहले तक बात की जा रही थी कि जब तक कोई गारंटी नहीं दी जाती मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आएंगे, जब तक ये एश्योरेंस नहीं होती, या फिर ये भी कहा गया एक वक्त में कि जी पहले अवाम में जाएंगे उसके बाद कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं या कानून के सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे। लेकिन अब लग ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता म्यूचुअली कहीं ना कहीं अंदरूने खाना नून लीग को भी समझ आ रहा है कि फ्रंट फुट पर खेलने के बजाय कुछ वक्त के लिए खामोशी इख्तियार करनी बेहतर है। और शायद इसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ देने की कोशिश मियाँ साहब की तरफ से कुछ रोज़ पहले की गई थी, उसमें एकदम से बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। अब देखना यह है कि क्या वाकई नून लीग के लिए वो जगह बनती है या फिर नहीं। इस सेगमेंट में डिटेल में इस पर ज़रा बात कर लेते हैं और उस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोहरवर्दी साहब से पहले तो बहुत शुक्रिया, पहली मरतबा आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया है। सर ये फरमाएगा कि ये इबहाम तो क्लियर हो गया कि नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस आना है और उससे पहले उन्होंने हिफाजती ज़मानत लेनी है, तो सर पहले जो एक नून लीग का बड़ा सख्त स्टांस था कि जी वो अपनी हुदूद क्रॉस कर रहे हैं, या वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर दाखिला साहब जब बात कर रहे थे कि जी कानून के मुताबिक उनसे निपटा जाएगा, तो उस वक्त नून लीग बड़ा सख्त रिस्पॉन्स दे रही थी, उसकी क्या वजह थी सर? पॉलिटिक्स थी और पॉलिटिकल बात थी, वरना बात तो मैं समझता हूँ सरफराज बुख्ती ने ठीक की थी कि अगर उन्होंने जमानत नहीं ली होगी और कोर्ट को वो मतलूब होंगे तो फिर गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया जाएगा।
और अगर उनके पास जमानत मौजूद होगी तो फिर हुकूमत गिरफ्तार नहीं करेगी। मेरे ख्याल में सरफराज बुख्ती ने लीगली बात बिल्कुल ठीक की थी, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल फॉल बैक आया और सब ने बयान देने शुरू कर दिए तो उन्होंने वजाहत जारी कर दी। मैं उसको सरफराज बुख्ती की कमजोरी समझता हूँ। मैं ये नहीं समझता कि उन्होंने कोई गलत बात की थी। अगर नवाज शरीफ के पास जमानत है तो वो मीनार पाकिस्तान चले जाएं, और अगर जमानत नहीं है तो जेल चले जाएंगे। तो सर आपको लगता है वैसे कि जमानत उनको मिल जाएगी, क्योंकि उस दिन के हिसाब से जो वो प्लान कर रहे हैं कि 10 लाख लोगों को जमा करेंगे मीनार पाकिस्तान पे, इससे पहले नून लीग ने इस तरह कभी जलसा किया नहीं है। अगर वो ऐसा करेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो पहले की जाएंगी ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एंड टाइम के ऊपर नवाज शरीफ साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और पूरा शो फ्लॉप हो जाए। फांसी जमानत तो 1-2 दिन पहले ही ले ली जाएगी ना, उसमें 4-5 दिन की तारीख मिल जाएगी उन्हें। और यूजुअली फांसी जमानत को इतना बड़ा लीगल रिलीफ नहीं है कि आप कहें कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है। कोई आदमी भी ये कहे कि मैं अदालत आकर पेश होना चाहता हूँ तो अदालत उसे अपने सामने आकर पेश होने का मौका देती है, जिसे प्री अरेस्ट बेल भी कह लें या फांसी जमानत भी कह लें। और उसके बाद जब वो अदालत के सामने पेश होता है तो ये अदालत की मर्जी है कि उसकी जमानत कंफर्म करे या ना करे, लेकिन उसको अदालत आने तक का मौका जरूर अदालत देती है जमानत के लिए। तो मेरे ख्याल में फांसी जमानत तो बेनजीर भुट्टो को भी मिली थी। फांसी जमानत तो कोई दहशतगर्द भी मांग ले तो उसको मिल जाती है कि मैं अदालत में आकर सरेंडर करना चाहता हूँ, मुझे सरेंडर करने का मौका दिया जाए। ये कोई इतना बड़ा लीगल रिलीफ नहीं है जिसको हम इशू बना लें। ये तो एक मामूली सा रिलीफ है जो हर मुल्जिम जो है वो अदालत में जाकर ये के पिटिशन कर सकता है कि जी मेरी अदालत आने पे बड़े खतरात हैं, मुझे अदालत आने का मौका दिया जाए। तो अदालत उसे अपने सामने सरेंडर करने का मौका दे देती है, एक बेल दे करके आप मेरे सामने आ जाएं। ठीक। अच्छा ये फरमाइएगा सर कि उनके आने से पहले मरियम साहिबा ने इस पूरा महीना कैंपेन्स करनी है, जलसे करने हैं, लेकिन अभी पिछले वीकेंड पे उन्होंने 2-3 पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की, उसमें बड़ा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ कि लोग जमा नहीं हो सके। लोगों ने कंपैरिजन किया कि शायद नून लीग का वोटर या जो कारकुन है वो इस तरह बाहर नहीं निकला जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जो 10 लाख का फिगर कोट किया जा रहा है वो बड़ा मुश्किल होगा नून लीग के लिए लाना। सर क्या अभी शुरुआत है, वजह क्या है कि वो लोग बाहर नहीं आ सके, या आपको लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होंगे लोग? देखिए ये एक एमएनए के हल्के की मीटिंग थी, और अगर इसमें 2-4-5,000 10,000 लोग थे और लाहौर में अगर 14 एमएनए के हल्के हैं और वो 14 एमएनए के हल्के में इस तरह की मीटिंग्स करने में कामयाब हो जाते हैं तो नेचुरली उसको कन्वर्ट कर लेंगे वो मीनार पाकिस्तान में। लोगों का मोमेंटम बिल्ड करने के लिए वो हर हल्के में जाना चाहती हैं और हर हल्के के लोगों से बात करना चाहती हैं। मेरे ख्याल में ये प्लान तो ये भी है कि जो 1000-1000 1500 की छोटी छोटी गैदरिंग से भी खिताब करके लोगों को मोटिवेट किया जाए कि आपने मीनार पाकिस्तान आना है। और असल में तो ये सब मीनार पाकिस्तान की तैयारी है कि आप लोगों को कन्विंस कर लें कि वो मीनार पाकिस्तान आ जाएं। कोई लोगों का शाहदरे में जलसा करना तो कोई टारगेट नहीं था। असल में तो वो लोग चाहिए जो शाहदरा से मीनार पाकिस्तान 21 अक्टूबर को आ जाएं। तो मेरे ख्याल में वो 14 के 14 हल्कों में सारे एमपीएस के हल्कों में इस तरह जाना चाहती हैं और वहाँ कॉर्नर मीटिंग्स करना चाहती हैं। और उनके नतीजे में उनका ख्याल है कि जब तक लाहौर के लोग अगर आ जाएंगे वहाँ एक कंसिडरेबल तादाद में, तो मैं तो इसे कोई बुरी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं देखा। ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल में जब आप छोटी कॉर्नर मीटिंग्स करना चाहें एक बड़े जलसे से पहले, और एक ऐसी सियासी जमात जिसने बहुत अरसे से पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की है, उसको यकीनन अपने वर्कर को रिचार्ज करने में वक्त चाहिए। सही। अच्छा आपने कहा सर खुद अभी कि बहुत अरसे से पॉलिटिकल एक्टिविटी उस तरह नहीं की है नून लीग ने। सर अभी तक अगर मैं बयानिए की बात करूं तो इस पे बड़े अभी तबसरे भी हो रहे हैं, लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि नून लीग ने पिछले 10 दिन में कोई 10 मरतबा बयानिए तब्दील किए। जो सर एंटी एस्टेब्लिशमेंट या जो एहतसाब की बात मियाँ साहब कोई 1 महीने की जो मीटिंग्स या मुलाकातें होती रही उनकी लंदन में, जब सब लीडरशिप वहाँ जमा थी, उसके बाद मियाँ साहब ने एकदम कहा कि जी एहतसाब होना चाहिए, बाजवा साहब का भी होना चाहिए, साबिक डीजी आईएसआई का भी, बल्कि चीफ जस्टिस साहब का भी जो साकिब हैं साकिब निसार साहब, उनका होना चाहिए। लेकिन फिर 2 दिन में यकसर उसमें तब्दीली आई। सर क्या वो ट्राई एंड टेस्ट कर रहे थे कि अगर मैं ये बात करूँ तो इसका रिएक्शन क्या आएगा? जिस तरह शहबाज शरीफ साहब भाग के वापस गए, असल में पॉलिटिकल गेम चल क्या रहा है नून लीग के जहन में? देखिए नवाज शरीफ ने बात की थी पनामा के रेफरेंस में, और उनका ख्याल है कि पनामा में जिन लोगों ने उनको नाअहल किया है, कन्विक्ट कराया है, उनका एहतसाब होना चाहिए टेक्निकली। और उन्होंने कहा था उन किरदारों में उन्होंने बाजवा, फैज, साकिब निसार, आसिफ सईद कोसा, अजमत सईद और एजाजुल हसन के नाम दिए थे जो पनामा बेंच का हिस्सा थे या जो उस वक्त मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी।
लेकिन जो मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, मेजॉरिटी है, वो समझती है कि कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स ना जुडिशरी से करनी चाहिए और ना मिलिट्री से करनी चाहिए, और इसने हमें माजी में कुछ पे नहीं किया बल्कि इससे नुकसान ही हुआ है। लिहाजा उन सब ने जाके अपने लीडर को समझाया है कि हम कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते और हम जो है वो इस वक्त मुफाहमत की सियासत करना चाहते हैं। और ये एक पॉलिटिकल पार्टी में मैं समझता हूँ पॉजिटिव बात है कि उसके लीडर को जाकर समझाया जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ तो अक्सर सियासी जमातों में लोगों के अंदर लीडर से बात करने की हिम्मत ही नहीं है और लीडर खुद को अगले कुल समझते हैं और लीडरों का ख्याल होता है कि जो मैंने सोच लिया है वही फाइनल है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ आप पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली इसको हेल्दी देखें कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो जाके अपने लीडर को कह सकें कि आपने ये बात नहीं, ये बात करनी है, ये हम ऐसे कैंपेन चलाएंगे। ठीक। अच्छा सर, कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगी, चंद एक सवाल जो रह गए वो आपसे ज़रूर इसमें डिस्कस कर लूँ कलील वक्त में। सर, ये कुछ जमातें हैं जो कि इंतखाबात के मूड में नज़र नहीं आती हैं। JUIF की तरफ से मल्टीपल टाइम्स ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जी फरवरी में इलेक्शन कर लें, नवंबर में इलेक्शन कर लें, फिर सर्दियों में इलेक्शन ना करें। आपने भी नून लीग की बात की है, शायद खकान साहब ने भी कुछ वक्त पहले कहा कि जी जनवरी में इलेक्शन मुनासिब टाइम नहीं है। तो क्या ये इलेक्शन ना चाहने की ख्वाहिश है या फिर वाकई उनकी इस दरख्वास्त को कंसिडर किया जा सकता है मुस्तकबिल करीब में? पहली बात तो अगर आप शायद खकान साहब को मुस्लिम लीग नून का हिस्सा समझती हैं तो मुझे आप पर हैरानी है कि आप उन्हें अभी भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा समझती हैं। लेकिन वो कहीं और जा भी तो नहीं रहे ना। जब नहीं, उन्होंने कहा वो नई सियासी जमात बना रहे हैं। आप नई सियासी देखें, जब आप नई सियासी जमात बनाने का ऐलान करते हैं तो पुरानी तो आपने उसी दिन छोड़ दी ना। आप पुरानी में बैठकर तो नई नहीं बना सकते। पुरानी छोड़ेंगे तो नहीं बनाएंगे। लेकिन माजिद आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुस्तफा नवाज खोकर साहब कल मेरे शो में थे, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि नहीं, उन्होंने अभी तक हामी नहीं भरी है, वो भी सोचने के लिए टाइम ले रहे हैं। अब पता नहीं उनको कितना टाइम चाहिए। वो टॉक शोज में तो रोज कह रहे हैं कि मैं नई सियासी जमात बना रहा हूँ। मुस्तफा नवाज खोकर के साथ उनका कोई चेयरमैन वाइस चेयरमैन का तनाजा चल रहा होगा, लेकिन टॉक शोज में तो कह रहे हैं कि मैं नई सियासी जमात बना रहा हूँ। तो मैं शायद खकान को तो मुस्लिम लीग नून नहीं समझता आप। लेकिन जहां तक आपने जनवरी में इलेक्शंस की बात की है, देखें 25 कौमी असेंबली के ऐसे हलके होंगे जहां उस वक्त बर्फबारी हो, रास्ते बंद होंगे और जहां पर उस वक्त इलेक्शन कमीशन के अमले का पहुंचना, बैलेट बक्स का पहुंचना, रिजल्ट्स का आना और पोलिंग स्टेशन बनाना कोई आसान काम नहीं होगा। ये 25 कौमी असेंबली के हलके होंगे, सूबाई असेंबली के 40-50 होंगे। तो अगर हम उसके साथ इलेक्शन में जाना चाहते हैं तो 25 हल्के तो इफेक्ट हो जाएंगे। यहाँ तो वहाँ कास्टिंग बहुत कम हो जाएगी क्योंकि लोग वोट डालने आ नहीं सकेंगे इतनी बर्फबारी में। यहाँ हमें उन हल्कों में इंतखाब मुलतवी कराना पड़ेगा, या हम मिलकर को 15 फरवरी के बाद इकट्ठा इंतखाब करा सकते हैं। तो इसमें कोई भागने वाली बात तो है नहीं। बर्फ पड़ती है बाबू सर टॉप से ऊपर, शुमाली इलाकों में, सवात में, और उधर जो जहाँ बर्फ पड़ती है वहाँ बर्फ पड़ती है। जहाँ रास्ते बंद होते हैं वहाँ रास्ते बंद होते हैं ना। इसमें कोई बहाने वाली बात है। आप और मैं भी अगर नॉर्दर्न एरियाज की सैर को जाते हैं तो कभी दिसंबर जनवरी में तो नहीं जाते। नहीं, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि इसको कंसिडर तो किया जा सकता है ना। ये मसला तो फिर दरपेश होगा, कम से कम महदूद हल्कों में ही सही। हाँ, एक चैलेंज है, लेकिन आप कल को इस बुनियाद पर आइन में कहीं मौसम तो लिखा नहीं हुआ कि इस मौसम में कराए जाएंगे और इस मौसम में नहीं कराए जाएंगे। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। आइन तो मौसम की कैद से आजाद है। अच्छा, इसमें आखिरी सवाल सर कि इसके आपके जवाब में एक तरह से फील है अनसर्टेनिटी की, कि कुछ लोग जो समझते हैं कि शायद इलेक्शन अगले साल भी ना हो सके। इसका मतलब ये कि वो एक अनसर्टेनिटी की फिजा रहेगी। और इसी में एक ज़िमनी सवाल सर कि इस्टेब्लिशमेंट जब तक किसी जमात के करीब ना हो या जिसको गो हेड ना दे, उस जमात के लिए इख्तिदार में आना भी बड़ा मुश्किल होता है। आपके ख्याल में ये जो अगला इलेक्शन है इसमें कौन सी जमात इस पोजीशन को ले सकेगी? मुझे अभी तो मुस्लिम लीग नून ही लगती है। ठीक। उसकी वजह एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा उनकी जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है। देखें, उनके पास एक एलाइड JUIF मौजूद है फजलुर रहमान साहब की शक्ल में KP और बलूचिस्तान में। उनके पास मालिक साहब और दूसरे बलोच कॉम्प्रेस मौजूद हैं बलूचिस्तान में। अब उनके साथ MQM और GDA भी अलायंस करने जा रहे हैं सिंध के अंदर। तो उनका एक नेशनल अलायंस मुस्लिम लीग नून का नजर आता है। उसके जवाब में जो दूसरी बड़ी सियासी जमात है पीपल्स पार्टी, वो कुछ मुझे सियासी तन्हाई का शिकार नजर आती है।
गो के उनकी सिंध से बाहर कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि उनके पास बाहर कोई इत्तेहादी नहीं है जिनके साथ मिलकर वो एक नेशनल अलायंस की शक्ल बना लें। उनके पास बलूचिस्तान में कोई इत्तेहादी नहीं है, उनके पास केपी में कोई इत्तेहादी नहीं है, उनके पास पंजाब में कोई इत्तेहादी नहीं है, सोलो फ्लाइट है। बहुत कोशिश के बावजूद उनकी किसी से एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही बाकी 3 सूबों में। तो वो जो एक पॉलिटिकल अलायंस का एज मुस्लिम लीग नून को है, आप उसको बेशक एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद कह लें या सियासत कह लें, लेकिन उस नज़र में लगता है कि वो एक बड़े इत्तेहाद के साथ जब उतरेंगे मैदान में तो उनकी बेटर पोजीशन है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब सर आपकी कीमती वक्त। यकीनन इस वक्त सर फहरिस्त अगर कोई जमात है, तमाम तर तनकीद के बावजूद उन 16 महीनों में जितने भी मुश्किल फ़ैसले हुए उनका मलबा उनके कंधों पर होने के बावजूद वो मुस्लिम लीग नून नज़र आती है। लेकिन ये भी नविश्ता दीवार है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज़ादाना इंतखाबात की डिमांड कर रही है, अगर वो भी मैदान में उतरती है तो यकीनन ये एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो सकती है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, क्योंकि जो सिंपैथी का एलिमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मौजूद ज़रूर है। ये अलग बात है कि उनकी 3.5 साल जो कारकर्दगी है उसके ऊपर तनकीद की जाती है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद फाफन ने कुछ रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इब्तदाई तौर पर हल्का बंदियाँ जारी की गई थी उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उस पर इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्स भी आया है, लेकिन आया वो तहफ़्फ़ुज़ात कितने जस्टिफाइड हैं और उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स आया है उसमें कितनी गुंजाइश मौजूद है बेहतरी की, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ दिन पहले जो इब्तदाई तौर पर हल्का बंदियाँ की गई थी उसकी फहरिस्त जारी की गई थी, उसकी डिटेल्स जारी की गई थी। उस पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें सर फहरिस्त थी। लेकिन उसके ऊपर फाफिन नामी इदारा जो कि ख़ास तौर पर इलेक्शन के हवाले से पूरा साल तैयारी करता है, बल्कि कहना चाहिए पूरे 5 साल तैयारी करता है और उसके ऊपर एक एक्सपर्ट ओपिनियन रखता है पाकिस्तान के अंदर भी, उनकी तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। अब उस पर इलेक्शन कमीशन ने उसको इतना वेटेज भी दिया और उसके ऊपर जवाब भी दिया और उन्होंने कोशिश की है कि उस जवाब के साथ मुतमईन भी किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और इदारों को भी। लेकिन वो रिजर्वेशंस थी क्या और क्या इससे वाकई इलेक्शन कमीशन की जो हल्का बंदियाँ हैं उनके ऊपर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात आयद होते हैं या फिर नहीं, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी होगा या फिर नहीं कि जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं उनको एड्रेस किया जा सकेगा और माजी में भी क्या इसकी मिसाल मौजूद है। इस पर हम ज़रा डिटेल में इस सेगमेंट में बात करेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए फाफिन के ही स्पोक्स पर्सन है सलाउद्दीन सफदर साहब मौजूद हैं। सलाउद्दीन साहब पहले से सर बहुत शुक्रिया आपका। सर अगर आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा गाइड कर सकेंगे, जो हल्का बंदियाँ इब्तदाई तौर पर आई उनमें बहैसियत इंस्टीट्यूशन आपको क्या फ्लॉज नज़र आए? उसमें जी एक बुनियादी मसला तो ये है कि हलकों के दरमियान जो आबादी का फ़र्क है वो ख़ासा वेरी करता है। लॉ ये कहता है, इलेक्शन एक्ट 2017 जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया है उसका सेक्शन 20 का सब सेक्शन 3 ये कहता है कि किसी एक असम्बली के 2 हलकों के दरमियान आबादी का फ़र्क जो है वो 10% से ज़ायद ना हो। जबकि ये जो हल्का बंदियों की तजावीज़ सामने आई हैं इसके अंदर ऐसे फाफा ने जो आइडेंटिफाई किए हैं कि तकरीबन 180 हलक़े ऐसे हैं 83 कौमी असम्बली के और 97 सूबाई असम्बलियों के हलक़े, जिनकी जो आबादी का फ़र्क है वो उनकी मुतलका असम्बली के या मुतलका सूबे की ये जो एवरेज कोटा निकालते हैं उस एवरेज कोटे के 10% से ज़ायद है। तो एक तो ये आबादी का फ़र्क एक अहम मसला है जो हल्का बंदियों की तजावीज़ में सामने आया। इसके अलावा फाफन ने ये कहा था कि अब ये इब्तदाई तजावीज़ हैं, इनके ऊपर वोटरों को एतराज़ करने का मौका मिलेगा, वोटर्स अपने एतराज़ात जमा कराएंगे, उन एतराज़ात की समाअत होगी और उसके बाद हतमी हल्का बंदियाँ शाया की जाएंगी। तो ये जो एतराज़ जमा कराने और एतराज़ की जो आपने भी यही रिजर्वेशंस उठाई हैं जी जो आप कोट कर रहे हैं ना, फाफन, हाँ जी, फाफन ने यही 3 नुकात उठाए हैं। पहला कि एक तो आबादी का फ़र्क कम से कम रखा जाए और दूसरा जो हल्का बंदियों के ऊपर जो एतराज़ात को दायर करने का और एतराज़ात की समाअत का जो तरीक़ाकार है उसको वोटरों के लिए आसान और बासहूलत बनाया जाए। उसमें मसला ये है कि वोटर्स को एतराज़ जमा कराने के लिए इस्लामाबाद आना पड़ता है। तो गवादर से अगर वो पहले वकील हायर करेगा, उसके पैसे उसने अदा करने हैं, फिर इलेक्शन कमीशन एक दफ़ा जमा कराने के लिए आएगा, फिर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस करेगा कि जी फ़लाँ तारीख को हम इसकी समाअत करेंगे, वो 1 महीने के बाद वो समाअत के लिए दोबारा आएगा और तो ये एक हैसल है। तो उसके लिए तजवीज़ ये फाफन की थी कि बजाय इसके अगर ऐसा किया जाए, इलेक्शन कमीशन के हर ज़िले के अंदर दफातर मौजूद हैं तो ज़िले सतह के ऊपर एप्लीकेशन वसूल कर ली जाएँ, फिर उसकी समाअत चूँकि इलेक्शन कमीशन नहीं करनी है, 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन है, वो अपने 2-2 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल बेंचेस बना सकता है। तो वो समाअत जो है वो इस्लामाबाद के बजाय वो भी अगर सूबाई सतह पे हो जाए
तो वो वोटर्स के लिए एतराज़ जमा कराने वालों के लिए थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी। और तीसरी एक चीज़ जो हमने अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है डिलिमिटेशन का, उसमें ये कही थी कि इलेक्शन कमीशन या पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से अभी तक जो मरदमशुमारी के सेंसस ब्लॉक वाइज अदाद-ओ-शुमार हैं वो शाया नहीं किए गए, ये उनकी वेबसाइट पे मौजूद नहीं है। अब कोई भी वोटर जिसने एतराज़ जमा कराना है उसके लिए उसको इलेक्शन कमीशन की हिदायत है कि आप अपना एतराज़ देंगे कि आपको फ़लाँ हल्के पे एतराज़ है, उसके साथ साथ आप एक मुतबादिल उसका भी तजवीज़ करेंगे कि इस ज़िले के अंदर इस तरह हल्के बनने चाहिए। तो अब वो जो तजावीज़ उसने तैयार करनी है, वोटर ने अपनी जो रिप्रेजेंटेशन तैयार करनी है, उसके लिए उसे ये ब्लॉक वाइज या पटवार सर्कल के हिसाब से उसे मरदमशुमारी के अदाद-ओ-शुमार दरकार होंगे। वो अदाद-ओ-शुमार पब्लिक डोमेन में अभी तक वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं हैं। वो जो भी उम्मीदवारान हैं, जो वोटर हैं, जो रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल करना चाहते हैं, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल कर रहे हैं, उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। अच्छा, इसमें उसके से बजाय अगर ये मुझे शाया कर दिए हाँ, जाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर मुझे होगा। एक दो सवालों की, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम इस तरह से बात करें कि थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। सर, जिस तरह आपने मरदमशुमारी का भी हवाला दिया, मरदमशुमारी के ऊपर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिजर्वेशंस रहीं, फिर ये कि उन्होंने कहा जी 2017 वाली भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, वो भी बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया गए। अब ये जो नई मरदमशुमारी है, आपके ख़्याल में इसके ऊपर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा जी हमें रिजर्वेशन है, लेकिन आपके ख़्याल में 2017 से ये बेहतर है, या इसके ऊपर भी वन टाइम इलेक्शन वाली बात होगी कि नहीं इसको इस मरतबा तो कर लेते हैं लेकिन अगली मरतबा हम फिर नई मरदमशुमारी करवाएंगे? जहाँ तक सियासी जमातों के एतराज़ात का ताल्लुक है, वो तो बहरहाल इस मरदमशुमारी पे भी उनके एतराज़ात तो मौजूद थे। लेकिन एमक्यूएम ने बड़ा जस्टिफाइड किया था ना, उसमें तो हाँ, लाखों की तादाद में लोगों की बड़े नंबर ना उसमें तो। हाँ, अभी भी है वो, ये एक सियासी पॉलिटिकल कंसेंसस होता है। अब मरदमशुमारी को कबूल या रद्द करने का फ़ैसला जो है वो जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, मुश्तरका मफादात काउंसिल, उसने करना होता है। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने पिछली दफ़ा जब फ़ैसला किया था 2017 के बाद, तो उसी CCI ने ही ये फ़ैसला किया था कि अच्छा एतराज़ात हैं तो एतराज़ात के बाद हम 5 साल बाद ऐसा करते हैं, अगले इलेक्शन से पहले पहले एक दफ़ा दोबारा मरदमशुमारी करा लेंगे। इस दफ़ा CCI ने जो उसे एक्सेप्ट किया, उसमें भले सियासी जमातों के एतराज़ात कुछ के अभी भी हो सकता है मौजूद हों, लेकिन CCI ने अभी तक दोबारा कोई फ़ैसला नहीं किया मरदमशुमारी कराने का। तो ये दोबारा फ़ैसला जब भी होना है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ही फ़ैसला करेगी कि मरदमशुमारी कब की जाए। अच्छा, एक चीज़ सर आपकी, क्योंकि उससे टॉपिक से थोड़ा सा हट कर ज़रूर है, लेकिन मैं चाहूँगी आपका ओपिनियन इसमें कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ये एतराज़ आ रहा है कि जो इलेक्शन है उसके लिए जनवरी मौजू टाइम नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ जगहों के ऊपर, जैसे अभी हमने पहले सेगमेंट में बात की थी, एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जी तकरीबन 24 से 25 हल्के ऐसे हैं जहाँ पर सख्त सर्दी पड़ती है और वहाँ पर इलेक्शन का जो माहौल है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो आपके ख्याल में क्या ये बात दुरुस्त है, क्योंकि इससे पहले भी माजी में जनवरी में इलेक्शन होते रहे हैं, तो उस वक्त कैसे पॉसिबल होता था, और अब इसके ऊपर रिजर्वेशंस क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ दे रही हैं? जी, ये एक कंसर्न तो मौजूद रहा। इससे पहले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसके शेड्यूल पे भी इस तरह के एतराज़ात उठते रहे हैं कि इसकी टाइमलाइन कुछ इस तरह रखी जाए ताकि ऐसे जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है उनके वोटरों की सहूलत हो सके। तो बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन के देखने के काम है कि वो इस तरह के की टाइमलाइन रखे या ऐसा वक्त रखे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को फैसिलिटेट किया जा सके, क्योंकि वन वे और द अदर किसी ना किसी जगह पे कुछ ना कुछ लोगों को तो मुश्किलात रहेंगी। तो बीच में सैलाब आ जाए तो क्या उसके लिए इलेक्शन को डिले करना है या नहीं करना है, ये इलेक्शन कमीशन का देखने का फैसला। और ये ऐसे तमाम फैसले शफाफियत की बुनियाद पे होने चाहिए और पॉलिटिकल कंसेंसस की बुनियाद पे होने चाहिए। सियासी जमातों से राय ली जाए और अप फ्रंट रहा जाए। लेकिन सियासी जमातों से तो मिल रहे हैं, कथा कलामी की माजरत, लेकिन उन सियासी जमातों से तो मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह जो डेडलाइंस रखी गई, पहले कहा गया कि दिसंबर तक हमें टाइम लगेगा, फिर उन्होंने कहा नहीं हमें नवंबर तक टाइम लगेगा, फिर उन्होंने उससे भी थोड़ा उसको पीछे कर लिया। आपके ख्याल में जो टाइम फ्रेम रखा जा रहा है उसके हिसाब से इफेक्टिवली काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन? क्योंकि हर इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पॉलिटिकल पार्टीज़ रखती ज़रूर हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये इस स्टेज के ऊपर गलत किया। जी, इलेक्शन का जो प्रोसेस है जिसे जो रफली 54 डेज़ का है, उसकी जिसके अंदर कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन शामिल होती है, उसकी स्क्रूटनी शामिल होती है, फिर कैंपेनिंग पीरियड है, उसकी जो लीगल डेडलाइंस है या उसके लिए लीगल पीरियड डिफाइन किया गया है, उसको कैलकुलेट करें तो रफली 54 डेज़ बनते हैं। वो 54 डेज़ इलेक्शन कमीशन ने अपने पास रखे हुए हैं, वो कि जैसे ही हल्का बंदियाँ कंप्लीट होंगी उसके बाद वो 54 डेज़ का टाइम पीरियड मुकम्मल करने के बाद जो है वो इलेक्शन दे देंगे। तो उसमें एक ख्याल ये हो सकता है, शायद ये एक मफरूज़ा है, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन सही वजाहत कर सकता है कि क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं, कि इलेक्शन कमीशन के पास 30 दिन का वक्त है। जब एतराज़ात जमा हो जाएंगे, वोटरों के पास पहले 30 दिन का वक्त है कि वो 30 दिन के अंदर अपने हल्का बंदियों की तजावीज़ पर एतराज़ात जमा करा दें। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास अगेन 30 दिन का वक्त होगा कि वो उन एतराज़ात को सुन के उनके समाअत करके उन पर फैसला कर ले और उसके बाद हल्का बंदियाँ जारी करे। तो ऐन मुमकिन है कि अगर एतराज़ात कम आते हैं या उन एतराज़ात को जल्दी निपटा लिया जाता है, बजाय 30 दिन के इलेक्शन कमीशन अपना काम 15 दिन में कर लेता है, तो 1-2 हफ्ते की मज़ीद
मज़ीद विंडो इलेक्शन कमीशन को मिल जाएगी कि वो इस डेडलाइन को, ये जो जनवरी के लास्ट वीक वाली एन मुमकिन है उसको पीछा करना चाह रहा हो। इस वजह से वो अभी तक कोई क्लियर डेट जो है वो पीछे करना अनाउंस चाह रहा हो, यानी आपका मतलब है, और दिसंबर में लेके जाना चाह रहा हो। और जनवरी में ही, शायद जनवरी के दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में एन मुमकिन है कि ये ख्याल हो, जिसकी वजह से अभी तक डेट ना दी जा रही हो। क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन की या तो एक वाज़े डेट आ जाए, वाज़े तारीख आ जाए कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन होंगे और उसका शेड्यूल आ जाए, तब तो कहा जा सकता है कि अब इलेक्शन कमीशन ने ज़हन बना लिया। लेकिन अगर सिर्फ उन्होंने टेंटेटिव विंडो बनाई है तो इसका मतलब है कि दे आर कीपिंग देमसेल्व्स, कीपिंग देयर ऑप्शंस ओपन कि इसको अगर हमें मज़ीद इसको हम 90 डेज़ की डेडलाइन के करीब ले आए। हाँ, अच्छा सर, एक सॉरी आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है। सर, ये जो अभी कुछ सियासी जमातों की राय है, कायदीन की भी कुछ राय है कि पता नहीं 2024 भी इलेक्शन का साल होगा या नहीं होगा। आप पर्सनली क्या प्रेडिक्ट करते हैं जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्योंकि कई इलेक्शंस हुए और कई इलेक्शंस डिले भी हुए, तो आपको लगता है पर्सनली कि क्या इलेक्शन 2024 में भी हो पाएगा, जिस तरह हमारी पॉलिटिकल पार्टी सही मायनों में उसमें नहीं आ सकी है मोड में, जो इलेक्शन मोड होता है? जी, इलेक्शन का जो वक्त है उसके बारे में तो कानून और आइन बड़े वाज़ेह हैं कि ये इस मुद्दत के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और ये काम इलेक्शन के लिए हैं। तो अभी तक ऐसी कोई वजह हमें नहीं नज़र आती जो कानूनी तौर पे फ़र्क डाल सके। बाकी हमारे यहाँ होता तो बहुत कुछ आया और मुमकिन है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता उसे, लेकिन जो कानूनी पहलू हैं उस एतबार से इलेक्शन एक ख़ास टाइमलाइन के अंदर होना चाहिए। उसमें मिसाल के तौर पे अब 90 दिन के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये भी कानूनी कहता है कि हल्का बंदियाँ दोबारा कर ली जाएँ। तो ये कानूनी वजह थी जो समझ में आती है, जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हो सकते हैं। तो अगर इस तरह की कोई और कानूनी वजह समझ में नहीं आती, इल्ला ये कि इस बारे में जो है वो कोई, यानी बज़ाहिर ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन लेट हो, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन सफदर साहब, फाफिन के स्पोक्स पर्सन, और बड़े प्रिसाइज थे इन्होंने, जो तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं फाफिन के वो भी, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो इनिशियली हल्का बंदियाँ पब्लिश की गई हैं इलेक्शन कमीशन के, उसके ऊपर जो रिजर्वेशंस है कुछ जस्टिफाइड भी हैं, कुछ को इलेक्शन कमीशन कंसिडर भी करेगा, लेकिन यकीनन ये बड़ा ज़रूरी है कि सियासी जमातें हों या इलेक्शन को वॉच करने वाले इदारे हों, न्यूट्रली उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। अदरवाइज़ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का जो ख्वाब है वो इस मरतबा भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।